15 मार्च को अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के झेलम में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्बू कताल की हत्या कर दी। उसे फैसल नदीम के नाम से भी जाना जाता था। कताल को जब गोली मारी गई तो वो जीनत होटल के सामने से गुजर रहा था। यह जगह दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में है। कताल की हत्या टारगेट किलिंग थी, यानी लक्ष्य को पहचान कर मारा गया था। अबू कताल 26 नवंबर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भतीजा था। उस पर जम्मू कश्मीर में हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2023 के ढांगरी आतंकवादी हमले के सिलसिले में एनआईए ने अब्बू कताल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। कताल की हत्या उसी पैटर्न पर हुई जिसके तहत भारत द्वारा आतंकी घोषित लोगों को पाकिस्तान में चुन चुनकर मारा गया। जनवरी 2025 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कथित तौर पर 2021 के बाद से पाकिस्तान में लगभग आधा दर्जन लोगों को मारने के लिए एक व्यवस्थित हत्या कार्यक्रम को अंजाम दिया। अखबार ने लिखा, रॉ ने कथित तौर पर योजनाबद्ध ढंग से 6 ऐसी हत्याएं उसी तरह कराईं जिस तरह यूएस और कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को पर मारने या साजिश रचने का अभियान चलाया गया। भारत ने इसका खंडन किया। 4 अप्रैल 2024 को द गार्डियन अखबार ने एक विस्फोटक खबर प्रकाशित की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों की हत्या के पीछे कथित तौर पर भारत सरकार का हाथ था। ये वे लोग थे जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रही थीं। द गार्डियन ने भारत के खुफिया अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 5 अप्रैल 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन हत्याओं के पीछे अपना हाथ होने से साफ तौर पर इनकार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को झूठा और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कहा। पाकिस्तान ने कभी इन हत्याओं पर खुलकर रॉ या भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बलूचिस्तान में होने वाली घटनाओं के लिए वो भारत और रॉ का नाम लेता है। अभी जब जाफर एक्सप्रेस को बलूच चरमपंथियों ने निशाना बनाया तो रॉ का नाम पाकिस्तान में उछाला गया। वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन की खबर तो एक तरफ है, लेकिन तथ्य यही है कि पाकिस्तान में 2022 से एक ही पैटर्न पर हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। टारगेट हिट करने वाले आमतौर पर बाइक पर आते हैं और टारगेट पर गोलियां बरसाकर भाग जाते हैं। हर टारगेट को मारने में कभी कोई चूक नहीं हुई। अभी तक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने एक भी मामले में किसी भी हत्यारे की पहचान या गिरफ्तारी नहीं की है। यहां पर हम पाकिस्तान में हुई उन हत्याओं का जिक्र करेंगे जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में थे। शेख जमील उर रहमान को मार्च 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में मार डाला गया। यह अभी भी अज्ञात है कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के स्वयंभू महासचिव शेख जमील उर रहमान की हत्या किसने और कैसे की। अक्टूबर 2022 में भारत के गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। अधिकारियों के अनुसार रहमान मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद वह पाकिस्तान चला गया था। अक्टूबर 2023 में जैश ए मोहम्मद से जुड़े शाहिद लतीफ को भी पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। दसका कस्बे में नूर मदीना मस्जिद के पास फज्र की नमाज के बाद बाइक सवार 3 बंदूकधारियों ने लतीफ और उसके 2 साथियों को गोली मार दी। उनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। भारत की आतंकी सूची में पठानकोट हमले के पीछे मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को माना गया था। वो भारत में वांटेड था। एक बार गिरफ्तार होने के बाद उसे जम्मू की एक जेल में 1994 से 2010 तक रखा गया। फिर वो जमानत पर बाहर आया और पाकिस्तान चला गया। अक्टूबर 2024 में कराची पुलिस ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। द डॉन अखबार ने मुफ्ती कैसर के साथ एक और लड़के फारूक शाकिर को भी गोली लगी थी। मुफ्ती कैसर की मौत अस्पताल ले जाते हुए हो गई थी। यह शख्स भारत में वांछित था। अक्टूबर 2023 में ही दाऊद मलिक को उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। मलिक उस समय एक प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने गया था। तभी बाइक पर नकाबपोश लोगों ने उसे निशाना बनाया और हमलावर भागने में सफल रहे। दाऊद मलिक को भारत द्वारा आतंकी घोषित मौलाना मसूद अजहर का खासम खास माना जाता था। मलिक ने कथित तौर पर लश्कर-ए-जब्बार की स्थापना की, जो एक गुप्त धार्मिक आतंकवादी संगठन है। इसे लश्कर-ए-जंगवी के नाम से भी जाना जाता है।
इस संगठन ने 2016 में बलूचिस्तान के क्वेटा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए थे। 29 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कराची में बाइक सवार दो हमलावरों ने मौलाना जियाउर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी। उस पर भारत में युवाओं को हथियार उठाने और भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए कट्टरपंथी बनाने में शामिल होने का आरोप था। इस हत्या के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि यह देसी आतंकवादियों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला था। सितंबर 2023 में अबू कासिम कश्मीरी उर्फ रियाज अहमद को रावलकोट इलाके में अल कुदस मस्जिद के अंदर सुबह की नमाज के दौरान अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू के निवासी कश्मीरी को राजौरी जिले के ढांगरी हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 13 अन्य घायल हो गए थे। जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि वह लश्कर से जुड़ा था। अन्य कहते हैं कि उसके प्रतिबंधित जमात उद दावा से संबंध थे। सरदार हुसैन अरैन की हत्या 1 अगस्त 2023 को की गई। वो आतंकी हाफिज सईद का सहयोगी था। उस सिंध में शहीद बेनजीराबाद जिले के काजी अहमद शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। आज तक उसकी हत्या में कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि उसकी मौत के बाद सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी एसआरए ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। अरैन जमात उद दावा के मदरसा नेटवर्क के लिए काम करता था। भारत में वांटेड था। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या आज भी रहस्यमय है। मई 2023 में लाहौर में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ के नेता की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह टहलने के लिए निकला था। उसके साथ एक सुरक्षा गार्ड भी था। तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उसे नजदीक से गोली मार दी। भारत में पंजाब पुलिस कई हत्याओं के सिलसिले में उसकी तलाश कर रही थी, जिनमें 1988 में मेजर जनरल बीएन कुमार रिटायर्ड की हत्या, साथ ही 1989 में पटियाला के थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 छात्रों की हत्या और 1989 में बटाला के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बेटे राजन बैंस का अपहरण और हत्या शामिल थी। फरवरी 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन के करीबी सहयोगी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर हमलावरों ने पीर को बेहद नजदीक से गोली मारी थी। उसकी हत्या के 2 हफ्ते बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के बाबापुरा गांव में पीर की संपत्तियों को जब्त कर लिया। फरवरी 2023 में सैयद खालिद रजा की कराची में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वो अल बदर मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर था। रजा पर भी बाइक सवार अज्ञात लोगों ने हमला किया और सिर में गोली मारी थी। उसकी हत्या उसके घर के पास उस समय की गई जब वह अपनी कार पार्क करने के लिए पैदल जा रहे थे। भारत ने खालिद रजा को अक्टूबर 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। भारत ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर बताया था। मार्च 2022 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अपहरणकर्ताओं में से एक जहूर मिस्त्री की मौत की खबर आई थी। कराची की अख्तर कॉलोनी में 2 बाइक सवार हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के जियो टीवी ने हत्या की पुष्टि करते हुए इसे कराची में एक व्यापारी की मौत बताया था। जहूर मिस्त्री भारत में मोस्ट वांटेड सूची में था। जहूर मिस्त्री हरकतुल मुजाहिदीन के उन 5 लोगों में से था जिन्होंने IC 857 को हाईजैक किया था, जिसे 24 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। अपहरण की इस घटना के दौरान 25 वर्षीय रूपिन कत्याल की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। यह हत्या जहूर मिस्त्री ने फ्लाइट के अंदर चाकू मारकर की थी। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में गोली मारी थी। वो 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद उसकी मौत हो गई। उस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। इस रिपोर्ट में अगर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र ना आए तो यह सूची पूरी नहीं होगी। दिसंबर 2023 में खबर आई कि माफिया सरगना को कराची में किसी ने जहर दे दिया है। उस समय उसकी उम्र 65 साल बताई गई। पाकिस्तान के मीडिया में यह खबर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का फोटो शेयर करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। यानी यह श्रेय देने की कोशिश की कि दाऊद को जहर देने का भारत कनेक्शन है।
सोशल मीडिया पर कई बार लोग अजीत डोभाल को भारतीय जेम्स बॉन्ड तक लिख देते हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई सीरियल ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी है। उस पर भारत में बड़े पैमाने पर केस दर्ज हैं। इस रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान में चुन चुनकर भारत में मोस्ट वांटेड सूची वाले आतंकी या आरोपी मारे गए। लेकिन कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून 2023 को हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सीधा आरोप लगाया कि कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या भारतीय एजेंटों ने कनाडा की धरती पर की है। भारत ने खंडन किया। इसके बाद कनाडा भारत के संबंध बिगड़ते चले गए। दोनों देश राजनयिकों को निकालने की कार्रवाई में उलझ गए। लेकिन दिसंबर 2023 में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आ गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने भारत के निखिल गुप्ता नामक शख्स का नाम लिया, जिसने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ही एजेंट को गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी दी थी। एजेंट ने एफबीआई को फौरन सूचित किया। निखिल गुप्ता को प्राग एयरपोर्ट पर वहां के अधिकारियों ने 30 जून 2023 को गिरफ्तार किया था। निखिल गुप्ता से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मीडिया ने बताया था कि निखिल गुप्ता भारत के CC1 नामक अधिकारी के संपर्क में था। भारतीय मीडिया में CC1 को जेम्स बॉन्ड तक कहा गया। बाद में अमेरिका ने विक्रम यादव नामक पुलिस अधिकारी के बारे में भारत से सूचना मांगी, जिसके बारे में बताया गया कि विक्रम यादव ही निखिल गुप्ता के संपर्क में था। एक तथ्य यह भी सामने आया कि निज्जर की हत्या के बाद निखिल गुप्ता ने भारत में CC1 को काम होने का मैसेज भेजा था। कुल मिलाकर गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश और कनाडा में निज्जर की हत्या में साफ तौर पर भारत का नाम विवादों में घसीटा गया। भले ही इन हत्याओं और साजिशों को देश प्रेम के नजरिए से देखा जाए और भारत के उस अज्ञात जेम्स बॉन्ड की पीठ थपथपाई जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी तो होती ही है। जैसे कनाडा से संबंध मात्र एक हत्या पर खराब हो गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारत विरोधी रुख जग जाहिर है। उसके पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत ने उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आज तक अमेरिका से दो टूक बात नहीं की। अभी जब रायसीना डायलॉग में 17 मार्च को हिस्सा लेने यूएस की खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड नई दिल्ली में आई, तो भारत ने उनसे कुछ अलगाववादी सिख नेताओं और संगठनों की सूची दी। भारत ने तुलसी से अनुरोध किया कि इन पर अमेरिका में लगाम लगाई जाए, इन संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए। देखना है कि भारत की इस कोशिश को राष्ट्रपति ट्रंप और तुलसी गाबार्ड कितना अमली जामा पहनाते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.